नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। इज़राइल और फ़िलिस्तीन यानी कि इज़राइल के एक फ़िलिस्तीन जो इज़राइल का एक ऑटोनमस पार्ट है 1990 में बना। उस ऑटोनमस पार्ट में जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और जिस प्रकार से रमज़ान के महीने में मुसलमानों ने अल-अक़सा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद तेल अवीव की तरफ रॉकेट लॉन्च किए या हमला सा कर दिया यरूशलेम के दूसरे हिस्सों में और तेल अवीव की तरफ। उसके बाद इज़राइल ने जो किया वो हम सब ने देखा कि उन्होंने वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और ईस्ट यरूशलेम को टारगेट किया। टारगेट इस लेवल पर किया कि वहाँ उनका कहना था कि हमास को जड़ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है वो हमास इस तरह के काम कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं। भारत के ऊपर प्रश्न फ़लस्तीन ने खड़ा किया है। फ़िलिस्तीन जो एक इंडिपेंडेंट देश नहीं है, फ़िलिस्तीन जिसकी एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेवारी इज़राइल की है, फ़िलिस्तीन जो एक ऑटोनमस क्षेत्र है, फ़िलिस्तीन जहाँ पर शफ़ी मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों के कई ग्रुपों में से एक शफ़ी मुसलमान जहाँ पर रहते हैं, शफ़ी मुसलमानों का जो अड्डा है, फ़िलिस्तीन जहाँ पर फ़िलिस्तीन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या फ़िलिस्तीन ऑटोनोमस क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बिठाई गई है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से परे हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन वहाँ काम करता है जो इस्लाम के नाम से टेररिज्म फैलाता है, जिसने इस्लाम के नाम से हर 4 से 5 वर्ष में इज़राइल के ऊपर हमला कर देना है और अपने जो टेररिस्ट उसने बनाए होते हैं उनको समाप्त करवा लेना होता है। ऐसे फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति ने और उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मतलब हो गया कि एस जयशंकर को व्यक्तिगत चिट्ठी लिखी सरकार की तरफ से। उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। वैसे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है जनरली कि इस प्रकार की चिट्ठियां लिखी जाएं, लेकिन फ़िलिस्तीन है, उसने चिट्ठियां लिखी। उस चिट्ठी में उसने ये नहीं लिखा कि पहले हमला किसने किया था। उस चिट्ठी में उसने ये नहीं लिखा कि वो इज़राइल के ऊपर हमला हमास क्यों कर रहा था। उसने ये नहीं लिखा कि हमास हमला कर रहा था तो फ़िलिस्तीन ने उसको रोकने के लिए क्या किया। उसने ये नहीं लिखा कि अल-अक़सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने बॉम्ब क्यों चलाए। उसने ये नहीं लिखा कि इज़राइलियों को क्यों मारा। उसने ये नहीं लिखा कि हमास उनके देश में, उनके उस ऑटोनोमस क्षेत्र में कैसे डेवलप हुआ, उसके पास रॉकेट लॉन्चर कहाँ से आए, उसके पास ये हथियार कहाँ से आए और वो क्यों ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से इज़राइल को ऐसा करना पड़ा। सवाल ये आता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को जब वो ये लिखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में आप एब्सेंट रह के आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। आपने फ़िलिस्तीन के पक्ष में एक या विश्व के जो ह्यूमन राइट वॉच है, ह्यूमन राइट के मामले हैं, उनमें आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है और आप विश्व के साथ नहीं खड़े हुए। ये बात फ़िलिस्तीन ने लिखा तो मुझे कुछ बातें याद आईं और कुछ सिमिलर कैरेक्टर याद आता है। जैसे जिन कंट्रियों ने, इससे पहले मैं ये बता दूं कि आखिर हुआ क्या था जब ये युद्ध विराम की स्थिति आई और इज़राइल ने ऐसी घोषणा की कि हमने हमास को समाप्त कर दिया है और हमास को समाप्त करने के बाद अब हम अपनी फ़ौजों को बैक लेते हैं। हालांकि इज़राइल के अंदर इस बात पर बड़ा सारा बवाल है कि इज़राइल के लोगों का मानना था कि हमास छोड़ दीजिए, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के लोगों को समाप्त कर दो, उस लैंड को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दो, क्योंकि ये पिछले 70 वर्ष से हर 5 साल में इज़राइल के 2, 4, 10 लोगों को मारते हैं। इसलिए वहाँ एक बड़ी जन भावना थी। पोजीशन नहीं, अपोजिशन भी ये मानना था कि वहाँ लैंड बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए। लेकिन इंटरनेशनली या ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर ऐसा संभव नहीं होता। कोई भी जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या जो सीट पर बैठा होता है उसके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए हमें देखने में भी आ रहा होगा कि इज़राइल के राष्ट्रपति की सीट इस समय ख़तरे में पड़ी हुई है और वहाँ बड़ी सारी आवाज़ उठ रही कि इनको हटाओ, क्योंकि इन्होंने युद्ध रोक दिया है। जब हम जीत रहे थे और हम वहाँ घुस चुके हैं, उन एरियो में कब्जा किए हुए हैं और हम इस स्थिति में हैं कि हम वहाँ इतनी 17-18 बिल्डिंगें गिरा दी और अल जज़ीरा का ऑफिस गिरा दिया और वहाँ के हॉस्पिटल ख़त्म कर दिया, तो बिल्कुल ख़त्म ही क्यों नहीं कर देते। खैर,
ये पोजीशन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में ये बात उठी। ह्यूमन राइट काउंसिल में जब ये बात उठी तो उसमें से ह्यूमन राइट काउंसिल की बात मैं आपको बता दूं कि 47 सदस्यों की 47 मेंबर्स की एक ह्यूमन राइट काउंसिल है जो जनरल असेंबली के द्वारा चुनी जाती है। इंडिपेंडेंटली जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है और उसमें देशों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। हर एक देश जो भी उसके मेंबर बनते हैं वो 3 साल के लिए उसका मेंबरशिप मिलती है और उन 3 साल की मेंबरशिप में हर वर्ष 1/3 लोगों को बदला जाता है। 1/3 लोगों को बदलने के बाद उसका जो कैरेक्टर चल रहा होता है वो चलता रहता है। ऐसे जब इस मामले पर बैठक हुई ह्यूमन राइट कमीशन की, ये कहते हुए कि इजराइल ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है और गाज़ा पट्टी वेस्ट बैंक में सिविलियंस को मारा है। सोचना ये होता है कि उस एरिया में जहाँ जिनको ये सिविलियन कहा जा रहा है, क्या वो बॉम्ब नहीं फोड़ते, क्या वो युद्ध नहीं करते, क्या वो हमास को रोक रहे थे, क्या वो वहाँ युद्ध जब चल रहा था तो अपने ही लोगों को पकड़कर दे रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो ऐसा नहीं कर रहे थे तो वो सब उसमें शामिल थे। अब ऐसी परिस्थिति में ह्यूमन राइट काउंसिल ने वहाँ बैठक बुलाते हुए इजराइल के वो गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में एक सर्वे करवाने का सोचा और ये घोषणा करने के लिए कि साहब इसको ह्यूमन राइट का वायलेशन माना जाए। इसमें सभी मेंबर्स का जब मत हुआ तो उन मेंबर्स में से 47 मेंबर्स में से 24 ने इस पक्ष में वोट दिया, लेकिन 9 ने अगेंस्ट में वोट दिया और 14 एब्सटेन हो गए। 14 उसमें उपस्थित नहीं हुए। जो 14 उपस्थित नहीं हुए उनमें भारत भी था। भारत ने उसका मीटिंग का ही बायकॉट कर दिया। भारत ने विरोध में वोट नहीं दिया और भारत ने पक्ष में भी वोट नहीं दिया। अब उम्मीद फिलिस्तीन को ये थी कि भारत में जो तथाकथित सेकुलरिस्ट रहते हैं वो आवाज़ उठाएंगे, भारत सरकार को दबाव में जो लेने की कोशिश की जा रही थी लगातार कि फिलिस्तीन का साथ दें, उन लोगों के दबाव में भारत सरकार ह्यूमन राइट काउंसिल की बैठक में इजराइल के विरोध में वोट डालेगा और फिलिस्तीन के पक्ष में वोट डालेगा। लेकिन भारत ने पक्ष और विपक्ष किसी में वोट डालने से मना कर दिया। अब जब चिट्ठी इस बात की लिखी कि आपने कैपेसिटी मिस कर दी है, तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि हम बहुत बार ऐसे मीटिंगों से एब्सेंट रहते हैं। हमारे भारत की जो पॉलिसी है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की आखिर पॉलिसी क्या है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि भारत की पॉलिसी हम किसी एक इंडिविजुअल स्टेट को टारगेट नहीं करते। अगर आपको विश्व के लिए कुछ ह्यूमन राइट के लिए रूल्स बनाने हैं, पूरे विश्व में एक समान लागू हो, वही रूल अमेरिका में हो, वही यूरोप में हो, वही खाड़ी में हो और वही हिंदुस्तान में हो, तो ऐसे बैठकों में हम प्रेजेंट होते हैं और उसमें हम वोट भी करते हैं। लेकिन जब किसी एक कंट्री को टारगेट किया जाए तो उसमें भारत की पॉलिसी है कि हम किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं करते। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे वर्ल्ड के लिए एक सा लागू करने के पक्ष में हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यह भी कहा कि श्रीलंका के मामले में जब ऐसा हुआ था, जब श्रीलंका के चर्च में मुसलमानों ने हमला किया था और उसके बाद श्रीलंका सरकार ने मुस्लिमों को वहां काटना शुरू किया और समाप्त करना शुरू किया, आतंकवादियों को मारना शुरू किया, तो ऐसी परिस्थिति में भी ह्यूमन राइट कमीशन में बात गई थी और भारत उस मामले में भी एब्सेंट रहा था। श्रीलंका के खिलाफ वोट देने से भारत पीछे हट गया था। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि ह्यूमन राइट काउंसिल की बैठक में भारत एब्सटेन रहता है अगर आप किसी एक कंट्री, किसी एक सरकार को टारगेट करते हैं तो। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ह्यूमन राइट का मामला, ये मुझे लगता है कुछ सिमिलर भारत जैसा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि फिलिस्तीन के अंदर हमास पैदा हुआ, हमास अनऑथेंटिकेटेड और यूएनओ के द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित है, यूएस के द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन है हमास, और विश्व के सबसे बड़े अलकायदा और ये 2-3 के बाद सबसे बड़े संगठनों में से है जो कि ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है और जो कत्लेआम करता है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकना, अगर फिलिस्तीन को एक ऑटोनोमस क्षेत्र बना दिया गया है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकना क्या फिलिस्तीन की ऑटोनोमस गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का काम नहीं है? अगर वो नहीं रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमास का वो फुल साथ दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हमास हो गया। जैसे
पाकिस्तान के अंदर अगर हम कहें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, या पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या बहुत सारे संगठन जो भारत में आतंक फैलाते रहते हैं, लश्कर तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, या इस तरह के और संगठन जो भारत में बम्बार्डमेंट, भारत में कुछ न कुछ गड़बड़ फैलाते रहते हैं। अब इन संगठनों पर भारत सरकार अगर कार्रवाई करती है इधर से, यानी कि जब हमने एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक किया और इन संगठनों को मारा, इन संगठनों को पोषण करने वाले साथ में लोग अगर मरते हैं, तो क्या भारत सरकार इस पर ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, ऐसा कहा जाएगा? या पाकिस्तान में जब आतंकवाद को सपोर्ट कर रही हो सरकार और वहां के लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या वो पूरा का पूरा कंट्री स्टेट स्पॉन्सर्ड या पूरा कंट्री आतंकवादी देश घोषित नहीं किया जा सकता? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब सारा संसार में इस बात के लिए काम किया कि भाई हम लोगों को आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं, हम देशों को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित करते? पूरे विश्व को चाहिए कि देशों को भी, जहां जिस देश में सिर्फ आतंकवाद की खेती हो रही हो, जिस देश में आतंकवादी ही पैदा हो रहे हो, चाहे वो किसी रिलीजियस किताब को पढ़कर हो रहे हो, चाहे दुर्भावना को लेकर हो रहे हो, चाहे कोई सुन्नत या हदीस पढ़ के हो रहे हो, ऐसा जहां माहौल बना हो, उस पूरे देश को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित करते? उस देश को आतंकवादी देश क्यों नहीं घोषित करते? जिस स्टेट का आतंकवाद पोषण कर रहा हो, आतंकवाद से पोषण हो रहा हो, या स्टेट आतंकवाद को पोषित कर रहा हो, उस पूरे स्टेट को आतंकवादी घोषित क्यों नहीं करते? ये हमारे देश की ये पॉलिसी, और नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे विश्व में इसके लिए काम किया। हालांकि पूरे विश्व के जो विरोधी दो लोग थे, उन्होंने भारत की ये जो चाल है, भारत की जो स्पीड है, भारत का ये जो एजेंडा है, इसको रोका जाए, इसके लिए भारत के अंदर डिस्टर्बेंस करने ज़्यादा शुरू कर दिए। चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में किए हों, चाहे वो शाहीन बाग के रूप में करे हों, चाहे CAA प्रोटेस्ट के नाम से करे हों, चाहे और आरक्षण के नाम से किए हों, या कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी कोविड वैक्सीन के नाम से चल रहा है, या पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के नाम से चल रहा। ये देश में टारगेट उन्होंने करना शुरू किए। अब ये जब से टारगेट होना शुरू हुआ है, तब से आपने देखा होगा कि भारत सरकार जो अपने इंटरनेशनल एजेंडा था उस पर काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अंदर उलझी हुई। और ये विश्व की पॉलिटिक्स भी है कि इनको अंदर ही उलझा कर रखो। नतीजा निकला कि वो जो एजेंडा नरेंद्र मोदी सरकार लेकर चली थी और पूरे विश्व में पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकवादी देश घोषित करवाना चाहती थी, वो एजेंडा कहीं बैकफुट पर चला गया। और अभी हम अपने ही इंटरनल मामलों में, और अब तो ये चल गया योगी वर्सेस मोदी, और मोदी हटाओ योगी लाओ, और मोदी जी की रीढ़ की हड्डी चली गई है, मोदी जी अब सेकुलर हो गए हैं, मोदी जी मनमोहन सिंह के रास्ते पर चल गए, और बहुत कुछ ऐसे टारगेट किया जाए तो सरकार पहले अंदर इंगेज रहेगी, और विश्व पॉलिटिक्स जो सरकार को करनी चाहिए थी, या जो मेन पॉलिटिक्स पर वॉर करना चाहिए, जहां से समस्याएं पैदा होती हैं पाकिस्तान जैसे देशों पर, वहां काम करना चाहिए, वहां काम नहीं कर पा रही। खैर, विषय ये था कि भारत ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया। तो अगर फिलिस्तीन में हमास को सपोर्ट मिल रहा है, फिलिस्तीन सरकार हमास को सपोर्ट कर रही है, तो क्या फिलिस्तीन स्वयं में एक आतंकवादी देश नहीं है? नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी के अनुसार, भारत की पॉलिसी के अनुसार, वो स्वयं में एक आतंकवादी देश है, और जिन देशों को आतंकवादी देश घोषित किया जाना है, उन देशों का सपोर्ट भारत सरकार कैसे कर सकती है? दूसरी बात यह है कि आप इजराइल को टारगेट करना चाहते हैं। क्या इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है? आप तेल अवीव पर हमला कर दीजिए, आप इस्लाम के नाम से हमला कर दीजिए, आप अलग सा मस्जिद में हमला कर दीजिए, उसके अंदर लोगों को मारिए, लेकिन अगर वो अपना बचाव करते हैं और बचाव में आतंकवादियों को फिलिस्तीन के अंदर घुसकर मारते हैं, और फिर से मैं कहता हूं, फिलिस्तीन कोई कंट्री नहीं है, फिलिस्तीन एक ऑटोनोमस क्षेत्र इजराइल के अंदर है। तो फिर ऐसा फिलिस्तीन की सरकार को कैसे रोका जा सकता है, वो इजराइल की सरकार को कैसे रोका जा सकता है कि वो अपना बचाव ना करे? दूसरी बात ये भी है कि ये जो पूरा मामला है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अहमदाबाद का प्रकरण हुआ था, जब नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में होती थी। गोधरा पर राम भक्तों पर हमले किए गए, गोधरा में एक ट्रेन पूरी बाहर से लॉक करके फूंक दी गई, सैकड़ों राम भक्त जला दिए गए। उस बात पर चर्चा भारत में नहीं होती, लेकिन वो जो डेड बॉडियां आई, उस पर हिंदू समाज ने जो आक्रोश दिखाया अहमदाबाद में और दंगे हो गए, उस बात को लेकर पूरे देश में अभी तक नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े, पूरे विश्व में उसका प्रोपेगेंडा किया गया। तो क्या हिंदुओं को अपनी सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं है?
अब ऐसी परिस्थिति में अगर नरेंद्र मोदी सरकार को वहाँ या मोदी जी को वहाँ कल्प्रिट ठहरा दिया जाए, गृह मंत्री उस समय अमित शाह जी हुआ करते थे, उनको अगर कल्प्रिट ठहरा दिया जाए तो ये कहाँ की इंसाफ़ी है। क्योंकि पहले काम होना चाहिए था गोधरा की ट्रेन पर जहाँ लोगों की हत्या की गई, उसके बाद विचार करना चाहिए अहमदाबाद का। अहमदाबाद की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भैया जहाँ आप इतना निशंग हत्याकांड कर दें और ऐसा जनसंहार करें, वहाँ आप सोचिए किसका खून नहीं खौलेगा और पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। ऐसी ही परिस्थिति वहाँ आपने जो ये रेजोल्यूशन लेकर आए, इस रेजोल्यूशन में आप ये तो कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के अंदर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि पहले फ़िलिस्तीन के अंदर पल रहे हमास ने इजराइल पर हमला किया था। अगर उन्होंने पहले इजराइल पर हमला किया था और इजराइल के लोगों के कोई फंडामेंटल राइट हैं, इजराइल के लोगों के ह्यूमन राइट हैं, जिन 12 लोगों की हत्या हुई उस मामले में, तो इजराइल की सरकार की क्या सेल्फ डिफेंस नहीं बनता, या इजराइल सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपने लोगों को बचाए? और अपने लोगों को बचाने के लिए अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड होकर हमास के लोगों को मारना हो, तो क्या उसकी जिम्मेवारी या अधिकार नहीं बनता? ऐसी परिस्थिति में कौन से लॉजिक से या कौन से फार्मूले से ये कहा जा सकता है कि नहीं, इस मामले में भारत सरकार को फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए? भारत सरकार ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया, इसका मतलब ये निकाला गया कि भारत सरकार ने इजराइल का साथ दिया। लेकिन भारत सरकार के ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने उस समय, जिस समय यरूशलेम की बात आती थी और पूरे यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल घोषित किया था इजराइल ने, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये उसका समर्थन किया था और कहा था कि अब सारे कार्य जो दूतावास हैं अमेरिका के, वो जेरूशलेम में खोले जाएंगे। अब वो जेरूशलेम में खोले जाएंगे, ये अमेरिका ने घोषणा कर दी थी। ऐसी बात को लेकर इस पर रेजोल्यूशन आया था। इस रेजोल्यूशन पर यूएनओ गए थे। यूएनओ में उस मामले में भी ट्रंप सरकार, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत अच्छी मित्र थी, वो पूरे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित करने का मैटर था, उस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया था, अपने आप को रोक लिया था, यानी कि ट्रंप सरकार का साथ नहीं दिया था। उस समय ऑटोमेटिकली फिलिस्तीन का साथ हो, क्योंकि हमारी पॉलिसी क्या है कि 1948 में जो समझौता हो गया जिसमें ईस्ट यरूशलेम को मुसलमानों को दे दिया गया, तो हमारा मानना था कि नहीं, अगर एक बार फैसला हो चुका है तो उस पर अड़िग रहना चाहिए, बार बार स्थिति को नहीं बदलना चाहिए। इसलिए आपको याद होगा उस समय फिलिस्तीन का साथ हो गया था। इसके अलावा ईरान के मामले में जिस समय न्यूक्लियर डील को लेकर या न्यूक्लियर बातों को लेकर और ईरान के एक्सपेंशन प्लान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सरकार एक रेजोल्यूशन लाई यूएनओ में और एनर्जी समूह ग्रुप में, तो उस परिस्थिति में भी भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते हुए ईरान का साथ दे दिया था। क्यों? क्योंकि हम किसी की भी आत्मरक्षा को नहीं रोक सकते, चाहे वो ईरान क्यों ना हो। ईरान अगर अपनी आत्मरक्षा कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, तो ईरान क्यों नहीं कर सकता? ईरान को भी अपनी आत्मसुरक्षा करने का अधिकार है। तो हमारी पॉलिसी क्या? सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपीजमेंट किसी का नहीं। अब आप कहें कि उसमें मुस्लिम मर गए हैं इसलिए ह्यूमन राइट का वायलेशन, अरे भैया, तो हमास के लोग तो हिंदू नहीं थे, हमास के लोग इजरायली भी नहीं थे, हमास के लोग क्रिश्चियन भी नहीं थे। अब हमास को अगर स्टेट नहीं रोक रहा है और हमास का साथ स्टेट दे रहा है, भले ही वो ये कहे क्योंकि लीगली स्टेट हथियार नहीं रख सकता क्योंकि समझौता ऐसा है और वो इजराइल के अंदर का पार्ट है, तो फिर हमास कैसे वहां डेवलप हो गया? अब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपके पास है, फिलिस्तीन के पास है, तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो हमास को सक्षम ना होने दे या हमास को ना बढ़ने दे। और हमास को अगर वो नहीं रोक पा रहा है फिलिस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर फिलिस्तीन होने का फायदा क्या है? तो फिर क्यों ना वो इजराइल ही पूरा कर ले ताकि वो हमास को रोक ले। और अगर हमास को वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है और उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वहां की जनता स्पॉन्सर कर रही है, तो फिर इजराइल का राइट क्यों नहीं बनता? ये सब मूलभूत बातें हैं जो आकर कहीं ना कहीं रिलीजन पर टिक जाती हैं और फाइनल सोल्यूशन लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि सब रिलीजियसली ऐसा है, क्योंकि आप वहां सिविलियंस को मार रहे हैं। सिविलियन वो होता है जो शांति के पक्ष में होता है, सिविलियन वो बिल्कुल नहीं होता जो आतंकवादियों का सपोर्ट करे, ये कह के सपोर्ट करे आतंकवादियों का कि ये तो परमेश्वर का
काम है, ये तो ऊपर वाले की तहरीर है, ये तकदीर है, ये तो फला किताब में लिखी है, ये तो वो हमारे रसूल कह गए हैं, ये तो फलाना हो गया, ये धमाका हो गया। ऐसे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, भले ही हथियार ना चला रहे हों, वो भी तो आतंकवादी ही कहे जाएंगे। वो क्या आतंकवाद से परे हैं? अब इंडियन पीनल कोड की मैं बात करूं, कानून की, तो इंडियन पीनल कोड में एक साफ विधि है, किसी का एड देकर यानी कि उसकी मदद करके, किसी का दुष्प्रेरण करके यानी कि किसी को कॉन्स्पिरेसी करके या किसी को इंस्टिगेट करके, हुक्सा कर या उकसा कर कोई काम सामने वाला करता है तो वो भी दुष्प्रेरण का दोषी कहलाता है और उसको उतनी ही सजा मिलती है इंडियन पिनल कोड में जितनी कि ओरिजिनल कृत्य करने वाले को सजा मिली। अब ये राजीव गांधी असैसिनेशन केस में नलिनी जो भी जेल में है, नलिनी के घर में आतंकवादी रुके थे जिन्होंने राजीव गांधी का असैसिनेशन किया। बाकी वो कहती है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसने पुलिस को बताया नहीं, उसने सरकार को बताया नहीं कि आतंकवादी मेरे घर में रुके, जबकि उसको कहानी पता थी। इस बात को लेकर दुष्प्रेरण लगा और इस बात को लेकर कि वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थी, वो जेल में आज भी है। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर इन लॉजिक्स की बात करें, क्रिमिनल लॉज की बात करें, तो फिर वो लोग जो फिलिस्तीन में रहते हैं और हमास का सपोर्ट कर रहे थे या हमास को इंस्टिगेट कर रहे थे या हमास के बारे में इजराइल सरकार को नहीं बता रहे थे, क्या वो दुष्प्रेरण के दोषी नहीं हैं? और अगर वो दुष्प्रेरण के दोषी हैं तो उनकी सजा क्या? और स्टेट लेवल पर जब बात होती है, दो स्टेट लड़ते हैं या इंटरनेशनल इंसर्जेंसी पर बात होती है, तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि आपको 3 साल बाद मुशक्कत, 4 साल बाद मुशक्कत दे दी जाए। वहाँ पर तो युद्ध होता है और युद्ध के दौरान जो कृत्य होते हैं वो होते हैं। इसलिए ये वॉर क्राइम का मामला नहीं है और ना ही ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला है। सबसे पहले ह्यूमन राइट वायलेशन का काम वहाँ के लोगों ने जो अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, जिन्होंने रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किए थे इजराइल की तरफ, सबसे पहले तो उनका दोष है और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों का दोष है। उनको स्टेट सपोर्ट कर रहा था तो उनको दोष है और स्टेट उनको नहीं रोक पा रहा था तो स्टेट का दोष है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार को फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा भी होना चाहिए या भारत सरकार का जो निर्णय है वो एकदम अपनी पुरानी इंटरनेशनल पॉलिसी, नरेंद्र मोदी सरकार की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रोकने की पॉलिसी, नरेंद्र मोदी सरकार की ये पॉलिसी कि स्टेट जो है वो टेररिस्ट घोषित किया जाना चाहिए, और भारत सरकार की ये पॉलिसी कि हम किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं करते। अगर आपको सार्वजनिक पूरे संसार के लिए विधि बनानी है और कोई बात करनी है तो भारत उसमें पार्टिसिपेट करता है। हम किसी एक कंट्री को टारगेट बनाने के उद्देश्य से कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उन पॉलिसीज़ के अनुसार भारत सरकार का जो निर्णय है वो बिल्कुल उचित निर्णय है, एज पर इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी है। थैंक यू वेरी मच।